विजेंद्र भाई, देखिए सड़कों पर बैठेंगे तो परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो समस्या का सब समाधान हो जाएगा। परिवर्तन किसका? या तो सरकार का परिवर्तन या सिस्टम का परिवर्तन। मैं ले रहा हूं, अभी अभी आप बोलने दीजिए। अनिल जी दूसरे से ले लूं, आप फिर अपनी बारी में बोलिएगा। आपको पूरा आप ही के पास आऊंगा लेके। एक बार द्विजेंद्र भाई को ले लूं मैं। बात यह है द्विजेंद्र भाई कि वर्तमान में देखा जाए तो समस्या सबके सामने है, और युवाओं की समस्याओं का समाधान सबसे पहले होना चाहिए। तो समस्या क्या है सबसे बड़ी? कि रोजगार और शिक्षा। भाई शिक्षा आपको मिलेगी अच्छी तो रोजगार भी मिलना चाहिए, और दोनों ही जगह एक एक भर्ती के पीछे एक एक हजार एप्लीकेशन ऐसी आ जाती है। आज स्थिति यह है देश के अंदर कि चपरासी की सरकारी नौकरी निकल जाए, चपरासी की चतुर्थ श्रेणी में भी निकल जाए, तो एमटेक और एमबीए बच्चे वहां पर लाखों की तादाद में खड़े नजर आते हैं, लाखों की तादाद में। तो क्या जनसंख्या पर बात नहीं होनी चाहिए थी? राजेंद्र भाई क्या ये एक बड़ी समस्या नहीं है? फिर भी चलो ठीक है, मान लिया 150 करोड़ लोग हैं, कोई बात नहीं, सारी सरकारें आएंगी, कोई भी दे सकता है, चाहे सरकार वर्तमान की हो कोई भी हो, सबको रोजगार दे देना चाहिए। लेकिन क्या कभी किसी ने कोशिश की है कि निजीकरण की इस पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति के अंदर किसी ने आवाज उठाई है? सड़कों पर आए हैं? आज जो लंदन में पढ़ के आ गया उसने देखा है कि कभी प्राइमरी स्कूल के अंदर किस तरीके की शिक्षा दी गई थी? आपको तो भेज दिया लंदन, आपको तो भेज दिया ऑक्सफोर्ड, लेकिन बाकी की स्थितियां क्या है? अरे भड़काना बड़ा आसान है, लेकिन वर्तमान की स्थितियों पर भी बात करें ना। बात यह भी होनी चाहिए कि आज जो शिक्षाओं की स्थिति है वो क्या है, और क्या जिसके बच्चे 2.5 लाख 3 लाख रुपए फीस दे रहे हैं वो कहीं दिख रहे हैं? और किसके रोजगार की बात कर रहे हैं आप? कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है? किसने बात की कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? कितने लोगों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं? दुजेंद्र भाई 10-20 लाख को 50 लाख को सरकारों को देनी चाहिए। युवाओं की समस्या क्या है? समस्या उस समस्या की जड़ में जाने की बात करने की जगह बात ये हो रही है कि किसी भी तरीके से ज्यादा लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं। ऐसा माहौल चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर आकर बैठें और बताएं कि हम पीड़ित हैं। वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति ही सबसे बड़ी समस्या की जड़ नजर आती है। जो बात शंभुनाथ चौधरी जी ने कही, जो बात अनिल मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन व्यवस्थाएं तो पहले से बिगड़ती आ रही हैं। अब उसे बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं को सुधारने पर बल देने की जगह अगर हम ये कह दें कि सब लोग सड़कों पर ही आ जाए, तब तो चल गया देश। क्या लगता है आपको? खैर नजरिए पर बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में छात्रों के मुद्दे बड़े अहम हैं, उनकी बड़ी समस्याएं हैं और उनका समाधान होना चाहिए। द्विजेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये बात तो बिल्कुल सही है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दो चीजें हैं। पहली तो ये कि शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से पूरे देश में जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है वो बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए तभी ध्वस्त हुई है, ये बहुत पहले से ध्वस्त है व्यवस्था। मतलब इमारत जो है, शिक्षा की जो इमारत थी वो पहले से जर्जर थी, अब और धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। कोशिश भी हुई होगी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि किसी ने कोशिश नहीं की होगी, कोशिश भी की होगी, लेकिन क्वांटम इतना बड़ा है इसका, शिक्षा के जो स्टूडेंट है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका क्वांटम इतना बड़ा है कि हो सकता है लोग उसको पार नहीं पा सके। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दूसरा ये मुद्दा है कि अगर शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है तो हमारी जो जेन अल्फा है जो उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरी है, क्या ये जस्टिफाइड है? जैसा कि आपका सवाल है, मैं इसे जस्टिफाइड नहीं कहूंगा। उसका कारण है कि अगर किसी विद्यार्थी को, किसी छात्र छात्रा को सड़क पर उतरना पड़े तो सबसे पहली तो ये शर्म की जो बात है वो सरकार के लिए होती है। उससे भी बड़े शर्म की बात ये होती है उनके पेरेंट्स के लिए कि आपके पेरेंट्स
यानी जो जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ही तो सरकार को चुनकर दिया हुआ है, और उन्हें सबसे पहले सवाल तो उन्हें अपनी सरकार से जो है वो पेरेंट्स को करना चाहिए, न कि जो बच्चे हैं उनको सड़क पर उतरने की नौबत आए। अगर बच्चे सड़क पर उतर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है। मेरा इस पर ये नजरिया है। ये भी हो सकता है देवेंद्र भाई कि वो बच्चियां के जो पेरेंट्स हैं वो सारे ही आके सड़कों पर बैठ जाते, तो मुझे लगता है उसका भी असर इससे ज्यादा बिल्कुल होना देखिए, चाहिए था। सबसे बड़ा तो यही है कि ऐसी नौबत ही क्यों आए कि किसी को सड़क पर बैठने की जरूरत पड़े। सड़क पर बैठकर समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितने लोग और कितने दिन बैठेंगे, सबको अपना जीवन चलाना है, तमाम चीजें होती हैं। तो हम ऐसी व्यवस्था क्यों ना बनाए कि हम किसी को भी, चाहे बच्चों को चाहे पेरेंट्स को, किसी को भी सड़क पर बैठने की नौबत ना आए। हम ऐसे जनप्रतिनिधि चुने, हम ऐसी सरकार चुने जो हमारे लिए काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, रोजगार के लिए काम करे। और ये जो अब अचानक जो मैं उत्तर प्रदेश की घटना देख रहा हूं, शिक्षा व्यवस्था तो ऐसा तो है नहीं कि केवल यूपी में खराब है, शिक्षा व्यवस्था तो पूरे देश में खराब है। ओडिशा में खराब है, ओडिशा के गांव में चले जाइए आप, बंगाल के गांव में चले जाइए आप, कर्नाटका के गांव में चले जाइए जहां कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में चले जाइए जहां कांग्रेस की सरकार है। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल यूपी में खराब है। तो जो आंदोलन मुझे दिख रहा है, जिस तरह से चर्चा हो रही है, मुझे यूपी में ज्यादा दिख रही है, और अभी थोड़ा सा जेन जी का जो है वो दिखाई पड़ा वो झारखंड में। मुझे इसमें थोड़ी बहुत राजनीति दिखती है। ये जो आंदोलन होते हैं, ये बच्चे हैं, उनको आगे करके कोई न कोई पीछे इनके जो है राजनीतिक जो है अपने हेतु साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको गलत कहूं कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पहले से कह रहा हूं कि पेरेंट्स को करना चाहिए, व्यवस्था बदलने के लिए समग्र जो प्रयास होना चाहिए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कोई न कोई राजनीतिक शक्ति काम कर रही है। जैसे कि जंतर मंतर पे हुआ, वहां भी कोई न कोई राजनीतिक शक्ति काम कर रही थी। तो ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो राजनीतिक शक्तियां हैं, यानी जो बीजेपी के खिलाफ वाली राजनीतिक शक्ति, वो कोई भजन मंडली तो है नहीं कि वो भजन करते रहे और बीजेपी सरकार की तारीफ करे। हम इसकी भी आशा और इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष को मुद्दे ही न करे, या पीछे से इस तरह के मुद्दे न उठाने की कोशिश करे, या ऐसे मुद्दों को वो हवा न दे। मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा। वो तो है वीरेंद्र भाई, क्योंकि विपक्ष का काम ही है आवाज उठाना। अगर हम ये कहें कि विपक्ष चुप बैठ जाए तब तो हो गया, फिर तो तानाशाही हो जाएगी। बिल्कुल, फिर विपक्ष सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी, वो तो करना ही चाहिए, वो विपक्ष का काम है, वो करे। वो जो हमारी बच्चियां जो सड़क पर बैठी, उसके पीछे विपक्ष है, वो काम करे। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि ऐसी नौबत ही क्यों आने दी जाए, ये पूरे देश को सोचने की जरूरत है। इतनी शिक्षा की इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी है कि जो खास करके गांव में, शहरों में हम लोग जो रह रहे हैं, हम तो पैसे खर्च करके हम खरीद रहे हैं, शिक्षा हम खरीदते हैं, हम लाखों रुपए देकर के खरीदते हैं और हमें उसकी कीमत मिलती है। ये भी आपको बता दें, अगर हम 2 लाख रुपए फीस पे खर्च करते हैं तो उसके एवज में हमें अच्छी शिक्षा मिलती है। ऐसे जो 5 लाख करता है उसको उस स्तर की, उस लेवल की शिक्षा मिलती है। तो हम तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो नहीं खरीद सकता, जो गांव में है, जो गांव से शहर नहीं जा सकता, या गांव में उतने अच्छे टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो उनके बारे में अगर सोचना है तो ये सरकार को सोचने की जरूरत है कि आखिर किसी को भी सड़क पर बैठने की क्यों नौबत आ रही है। सड़क पर जो बैठ रहे हैं उनके पीछे विपक्ष क्यों धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और पूरे देश में, केवल यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में ग्रामीण जो भाग है, वहां पर शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी जैसे अगर आप विदेश की बात लें, चाहे आप अमेरिका में जो काउंटी सिस्टम है, अमेरिका में वहां का जो स्कूल होता है, वो जो काउंटी होती है, वहां के नागरिक चलाते हैं, वहां कोई सरकार नहीं चलाती है, वहां के नागरिक चलाते हैं। वहां के नागरिक टैक्स देते हैं, तब वहां के काउंटी के माध्यम से वहां का सरकारी स्कूल चलता है। वहां मार्क जकरबर्ग का जो बेटा बेटी है, वो लोग भी जो है सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं।
बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट हैं उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल जाते हैं। तो अगर ऐसी व्यवस्था वहां हो सकती है तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश में भी क्यों नहीं हो सकती? ये आप कहेंगे कि बड़े बड़े हसीन सपने हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे सपने हैं, ये आप अमेरिका जैसी शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, उतना उतना आगे न बढ़े, कुछ तो करें, शुरुआत तो करें, कुछ ऐसा करें कि जो शिक्षा गांव की है उसमें थोड़ा सुधार आ जाए। कम से कम जो बच्चे जो जाते हैं उनको अच्छे टीचर मिल जाए। अब ऐसा कोई टीचर मिल जाए जिसको A² + B² जो हमारे मोदी जी का अक्सर मजाक उड़ता है, A+B होल स्क्वायर क्या होगा, अगर उसको ये नहीं पता होगा कि A² + B² + 2AB होता है तो वो क्या मैथ्स क्या पढ़ाएगा? आप बताइए। शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, अगर टीचर न बता पाए गांव का तो वो अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगा? तो सबसे पहला तो यही है कि आप अपने टीचर्स अच्छे रखिए, अपने शिक्षक अच्छे रखिए। अभी हमारे साथी राकेश शुक्ला जी ने शायद ये बात कही कि जो टीचर है उनका अपॉइंटमेंट जो है वो लोकल में ही करते हैं ताकि उसको आने जाने में दिक्कत ना हो। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आप गांव के ही आदमी को आप जो है उसको आपने बीएड करवा दिया, कोई बीएड करके आ गया, किसी ने इधर उधर से करके बीए किया, बीएड किया, उसको आपने टीचर बना दिया। अब वो गांव में ही रहता है और गांव में ही स्कूल में पढ़ाता है, तो वो क्या पढ़ाएगा? आप सोचिए। उसके उसका ध्यान तो अपने घर की और अपने खेत की तरफ रहेगा ना। तो ये भी सोचने की जरूरत है कि कोई अगर विद्यालय चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में तो उस विद्यालय का शिक्षक जो है वो कहां से आता है? वो गांव का ही है। अगर वो पढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ाता है तो कम से कम उसको भी मेहनत करने दीजिए, उसको भी मोटरसाइकिल या साइकिल से 10 किलोमीटर दूर से आने दीजिए, तब उसको समझ में आएगा ना कि बच्चों को क्या तकलीफ होती है। अगर घर से सो करके उठा और कॉलेज स्कूल में चला गया और पढ़ाने बैठ गया तो उसे तो कोई तकलीफ ही नहीं पता चलेगी बच्चे कैसे। द्विजेंद्र भाई, आपको नहीं लगता कि अब तकनीकी शिक्षा का पहले एक जिस तरीके से स्तर हुआ करता था अब वो धीरे धीरे कर खत्म हुआ, एक बड़ी चुनौती वो भी बनता जा रहा है? शिक्षा का स्तर पहले ज्यादा, जैसे हमारा जो हमें जो कहते हैं हम बूमर वाले हैं, हम बूमर जनरेशन, जैसे अल्फा है वैसे हम और आप बूमर जनरेशन, उसके बाद मिलेनियल, फिर जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, फिर और भी सारी आएंगी। तो हमारी जो बूमर जनरेशन या मिलेनियल जनरेशन है उसे तो फिर भी थोड़ी बहुत जो कहते हैं ना बेहतर व्यवस्था मिली थी। हम सब ने ऐसे टीचर्स देखे थे जो बड़े बड़े कमिटेड थे, वो पढ़ाने की कोशिश करते थे और उन्हीं सब्जेक्ट्स के वो टीचर हुआ करते थे जो वो खुद पढ़ के आए हुए होते। अभी जो मैं सुन रहा गांव में क्या है कि जो हिंदी का जो एमए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, पता चला वो मैथ पढ़ा रहा है। तो मैथ क्या पढ़ाएगा? वो बीजगणित के रूल्स, ये जो समीकरण है, सूत्र है, वो क्या पढ़ाएगा? वो नहीं पढ़ा पाए। तो इस तरह की जो टाइम पास वाली जो अरेंजमेंट होती है जो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था में जो सुनाई पड़ रही है, ये पहले नहीं था। जो आपका सवाल है, पहले उतना नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत स्तर था और जो बच्चे थे उनको थोड़ी बहुत उन पर पढ़ाई पर ध्यान होता था। धीरे धीरे जब स्वार्थ और भौतिकतावाद और जनसंख्या हाँ, जनसंख्या बढ़ी, भौतिकतावाद बढ़ा, टीचर्स को लगा कि मैं अपने वेतन में, इतने कम वेतन में क्यों पढ़ाऊं? हाँ, इससे अच्छा मैं यहाँ थोड़ा पढ़ाऊं, बच्चों को प्रेरित करूं कि ट्यूशन में आ जाओ, ट्यूशन में मैं 4 गुने कमाऊंगा ज्यादा। ये अनिल मिश्रा जी बोलिए। आने लगी।